देखो बच्चों, कंपाउंड पेंडुलम में अभी तक हम पढ़ चुके थे कि जो कंपाउंड पेंडुलम का टाइम पीरियड है, पहली बार तो एक डायग्राम बना लेते हैं कि ये कोई रिजिड ऑब्जेक्ट है, ये एस क्या था, इसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन था, यहाँ से हमने इसको लटकाया हुआ था, ये अभी परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो इसके प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट इस तरीके से क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। ये सी इसका क्या था, सेंटर ऑफ मास था, सी क्या था इसका सेंटर ऑफ मास था। इस तरीके से इस डिस्टेंस को हमने क्या कहा था, एल कहा था। जब ये ऑसिलेट कर रहा है तो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये सिचुएशन आ गई, ये एस है, ये सेंटर ऑफ मास है हमारा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये इससे डिस्टेंस कितना था, एल। ठीक है, जो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन था, सॉरी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन था, वो क्या था 2 पाई k स्क्वायर बाय l प्लस l बाय g। ये वैल्यू थी हमारी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फॉर कंपाउंड पेंडुलम। ठीक है, जहां पे l कौन सा डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस था, s से लेके c तक का डिस्टेंस था हमारे पास l। ठीक है, अब एक बार इसको थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं ना, रिजिड बॉडी। ठीक है, ये सी पॉइंट है हमारा। ठीक है ना, अब देखिए, अब अगर आप इसको, ये किसके लिए है, कंपाउंड पेंडुलम के लिए, कंपाउंड पेंडुलम। और कल बच्चों को हमने क्या पढ़ा था, सिंपल पेंडुलम पढ़ा था। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम वो हमने क्या पढ़ा था कि t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाय g, इस तरीके का पढ़ा था। तो अगर आप कंपेयर करते हो तो आप क्या कह सकते हो कि कंपाउंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो सिंपल पेंडुलम की ही तरह है, लेकिन यहाँ पे जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है वो l ना होके क्या है, k स्क्वायर l प्लस l है। बात समझ आई? अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो तो ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है k स्क्वायर बाय l प्लस में l, ये किसके इक्विवेलेंट है, सिंपल पेंडुलम की लेंथ में जो l आ रहा था ये उसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो जब आप यहां से कंपेयर करते हो तो आप क्या कह सकते हो कि कंपाउंड पेंडुलम oscillates about an axis, about an horizontal axis, about an horizontal axis through s like a simple pendulum of length, जिसकी लेंथ कितनी है, k स्क्वायर बाय l प्लस l है जिसकी लेंथ। ठीक है, अब देखिए आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब देखिए, अब आगे हमने कहा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आगे हमने कहा कि अगर मैं ये कहूं कि सिंपल, ये जो कंपाउंड पेंडुलम है, इस कंपाउंड पेंडुलम का सारा मास एक O पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। जब आप इस SC को आगे प्रोड्यूस करते हो तो आपको एक O पॉइंट मिलता है इस तरीके से आगे। अब हमने कहा कि इस सिंपल पेंडुलम का जो सारा मास, कंपाउंड पेंडुलम का जो सारा मास है वो इस O पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर आप जो SO लिख रहे हो, अगर आप कह रहे हो कि अब की बार इसका सारा मास यहाँ है और कंपाउंड पेंडुलम इफेक्टिवली किसकी तरीके से बिहेव करेगा, एक सिंपल पेंडुलम की तरह बिहेव करेगा जिसका सारा मास किसके ऊपर है, O के ऊपर है। इफ all the mass of compound pendulum
is concentrated at O, हमने SC को आगे प्रोड्यूस किया, इस O के ऊपर है, तो SO किसकी तरह बिहेव करेगा, सिंपल पेंडुलम की लेंथ की तरह, तो SO आपका क्या बन जाएगा, k²/L प्लस में L, क्योंकि पहले सारा मास इधर था, तो ये लेंथ किसके बराबर थी, जब आपका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आया था, तो ये लेंथ आपकी किसकी बराबर थी, k²L प्लस L/G के बराबर थी। आप यही कह रहे थे ना कि आपका कंपाउंड पेंडुलम एक सिंपल पेंडुलम है जिसका सारा मास इधर है और उसकी जो ये लेंथ है, ये लेंथ कितनी है, इतनी है, आपने यही कह दिया था। अब आपने क्या कहा कि सारा मास आपका इधर कंसंट्रेटेड है, ठीक है, सारा मास आपका इधर कंसंट्रेटेड है, और जो आपकी कंपाउंड पेंडुलम की जो लेंथ है, वो लेंथ आपकी कितनी है, वो लेंथ है आपकी अब की बार SO इतनी है। वही बात है, सेम उसी चीज को पहले सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में लिख रहे थे, उसी चीज को अब उसी चीज को O के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, तो अब ये लेंथ आपकी कितनी है, इतनी है, ठीक है। तो ये जो O पॉइंट है आपका, इस O पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ये O पॉइंट आपका कहलाता है सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। ये O पॉइंट आपका क्या कहलाता है बेटा, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, और इसको आप क्या बोलते हो, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन या पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन या पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, सेंटर ऑफ सस्पेंशन, सॉरी, सेंटर ऑफ सस्पेंशन या पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। S एक आगे हमने इसको बढ़ाया, O पॉइंट पे कंसंट्रेटेड मास कहा, इसको क्या कहा, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन कह दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर हमने ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को और जो ये सेंटर ऑफ ऑसिलेशन था, इसको अगर इंटरचेंज किया तो क्या टाइम पीरियड पे कोई फर्क पड़ेगा, ये चीज हमें देखनी है। कहना क्या चाह रही हूं मैं कि पहले आपका जो पेंडुलम है वो S से लटक रहा था, अब आपका पेंडुलम किस पॉइंट से लटकेगा, O पॉइंट से लटका रहा है, आपने उठाया पेंडुलम को उल्टा कर दिया, आपका जो सेंटर ऑफ ऑसिलेशन था उससे आपने पेंडुलम को पकड़ा और अब आप उसको ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, ठीक है। तो आगे का अब हमारा काम क्या है, इंटरचेंजिंग सेंटर ऑफ ऑसिलेशन एंड सेंटर ऑफ सस्पेंशन, इंटरचेंजिंग सेंटर ऑफ ऑसिलेशन यानी कि O एंड सेंटर ऑफ सस्पेंशन, O और S को उल्टा कर दिया, ठीक है। तो देखिए इस बार अगर आपने ये केस उल्टा कर दिया है तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, देखिए इस केस में जो OC है हमारा, OC है वो किसके बराबर होगा, OC होगा हमारा k² L के बराबर, क्योंकि देखिए अब की बार हमारी सिचुएशन इस तरीके की बेटा, हमने O से तो इसको लटका दिया, O से इसको लटका दिया, ये यहाँ कहीं हमारा सेंटर ऑफ मास मान लीजिए, और ये हमारा क्या है, जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन था ये था। अब की बार हमने मतलब उसको उल्टा कर दिया, उल्टा करके O से लटका दिया, ठीक है। तो देखो अभी थोड़ी देर हमने पहले पढ़ा था, जो OS जो कंप्लीट डिस्टेंस था वो हमारा क्या था, k²/L प्लस में L, यही था ना कि कंपाउंड पेंडुलम OS दोनों के बीच का ये सिंपल पेंडुलम की तरह बिहेव कर रहा है, जिसकी लेंथ कितनी है, k²/L प्लस L उसकी लेंथ है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है, इतना है। C और S के बीच का डिस्टेंस आपने कितना मान रखा है, C और S के बीच का डिस्टेंस आपका कितना है, L है, ठीक है। तो आपके पास जो OC बचेगा वो OC दिस माइनस दिस करके कितना बचेगा, k²/L ही बचेगा आपके पास OC।
अब देखिए जो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है हमारा, वो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? टाइम पीरियड का हमारा फॉर्मूला है 2 पाई डिवाइडेड बाय के स्क्वायर बाय में एल। एल कौन सा डिस्टेंस था हमारा? एल था जिस पॉइंट से हमने पेंडुलम को लटकाया है उसका, और सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस। तो अब की बार हमने किससे लटकाया है? ओ से लटकाया है। तो ओ और सी का बीच डिस्टेंस कितना है? के स्क्वायर बाय एल है। तो यानी कि यहाँ पे जो अपना एल है उस एल का काम कौन करेगा? के स्क्वायर बाय एल करेगा। तो ये बनेगा के स्क्वायर बाय एल, प्लस में एल था तो प्लस में के स्क्वायर बाय एल, और डिवाइडेड बाय क्या था? डिवाइडेड बाय जी था। तो के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम पीरियड आपका क्या आया? इस केस में भी आपका टाइम पीरियड आया 2 बाई एल प्लस के स्क्वायर बाय एल डिवाइडेड बाय जी। यानी कि आप चाहे कंपाउंड पेंडुलम को एस से लटकाओ, चाहे सेंटर ऑफ सस्पेंशन से लटकाओ, चाहे आप उसको सेंटर ऑफ ऑसिलेशन से लटकाओ, दोनों केसेस में जो उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कब आया है? जब हमने उसको कहां से लटकाया है? पॉइंट सेंटर ऑफ सस्पेंशन से लटकाया है। ये टाइम पीरियड कब आया है? जब सेंटर ऑफ ऑसिलेशन से हमें, ओ क्या है? सेंटर ऑफ ऑसिलेशन है, एस क्या है? सेंटर ऑफ सस्पेंशन है। इस केस में जब ये एस से लटक रहा था, इस केस में भी आपका टाइम पीरियड क्या था? इतना ही था, और इस केस में भी आपका टाइम पीरियड क्या है? इतना है। यानी कि अगर आप सेंटर ऑफ ऑसिलेशन को और सेंटर ऑफ सस्पेंशन को इंटरचेंज करते हो तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फॉर कंपाउंड पेंडुलम चेंज नहीं होता। ठीक है। देखिए एक रोलिंग ऑब्जेक्ट है हमारे पास जिसके टॉर्क को क्या कहा गया है? टाउ, और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी एक्सिस के अबाउट रोटेशन करने का कितना है? आई है। और ये एक रिलेशन दे दिया हुआ है, टाउ बाय आई का रिलेशन दिया हुआ है आपको इन टर्म्स ऑफ टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको दिया हुआ है। ठीक है। और आपसे क्या पूछा हुआ है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा हुआ है, थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टी आपसे पूछा हुआ है। ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम? सॉल्यूशन क्या होगा इसका? सॉल्यूशन इसका होगा कि हमें पता है टाउ आपका क्या होता है? आई d2 थीटा बाय dt2। यानी कि आप टाउ बाय आई को क्या लिख सकते हो? d2 थीटा बाय dt2 लिख सकते हो। और आपको टाउ बाय आई क्या दिया हुआ है? ये क्वांटिटी दी हुई है। यानी कि अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन करते हो तो आपको पता चलेगा कि d2 थीटा बाय dt स्क्वायर कितना है बेटा आपका? a प्लस dt प्लस ct स्क्वायर। ठीक है। कंपैरिजन करके हमने ये पता लगा लिया। ठीक है ना? अब देखिए, अब अगर आप इसको क्या करते हो? इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम करते हो, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन है, डबल डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन करोगे तो एक डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो इधर क्या बचेगा? इधर आप देखिए इस तरीके से करेंगे d2 थीटा बाय dt2 dt प्लस में सॉरी इक्वल टू में 0 से t और a, या 0 से t सीधा हम लिमिट नहीं लिखेंगे, इंटीग्रेशन लिखेंगे सीधा a dt प्लस ct स्क्वायर, क्योंकि हमें कोई लिमिट नहीं दी हुई है कि 0 से कहां तक इंटीग्रेट करो, हमें एट एनी इंस्टेंट हमें फाइंड आउट करना है इस तरीके से। ठीक है। तो जब आप आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आगे क्या होगा? क्या लिख सकते हैं आप आगे इस टर्म को? इसको आप लिख सकते हैं d थीटा बाय dt, इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा? at, इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा? dt स्क्वायर बाय 2, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो
ct³/3 और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा 1। ठीक है, अब बाय इनिशियल कंडीशन एट t इज इक्वल टू 0 हम क्या मान के चलते हैं, जब हमारा मोशन स्टार्ट भी नहीं हुआ होता है तो हम मान के चलते हैं अगर हमारा t इज इक्वल टू 0 है तो dθ/dt यानी कि जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी है वो भी कितनी है, 0 है। तो जब आप ये रखोगे इस इनिशियल कंडीशन, ये जब यहाँ पर करोगे 0 0 0 0 तो आपका a भी क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो इनिशियल कंडीशन से a अगर 0 आ गया है तो आप dθ/dt को क्या लिख सकते हैं, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपके पास ये आ गया bt2 + ct³/3। अब आपको क्या चाहिए है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाहिए है, तो आप अब इसको क्या करेंगे, दोबारा से इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगेन क्या हो जाएगा बेटा, ये आपके पास बन जाएगा थीटा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल आउट कर देंगे, फिर से इधर क्या आ जाएगा at²/2, इधर क्या आ जाएगा dt³ 2 और 3 6 बन जाएगा प्लस ct⁴ 4 और 3 मल्टीप्लाई होके 12 बन जाएगा प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन a' आ जाएगा। अब a' की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो फिर से इनिशियल कंडीशन लगाएंगे कि एट t इज इक्वल टू 0 हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा भी क्या है, 0 है हमारी। ठीक है, तो यहाँ से a' की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। जब आप इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट करोगे तो आपका थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपके पास क्या आ गया, at²/2 प्लस bt³/6 प्लस ct⁴/12, ये आपका थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमारे पास आ गया। ठीक है, सिर्फ एक चीज हमें देखनी है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने कि चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन। ये हम पढ़ चुके हैं, ये वर्क डन के बराबर होता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, के ई रोटेशनल इनिशियल, यानी कि अगर मैं कहती हूँ चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, के ई रोटेशनल फाइनल माइनस के ई रोटेशनल इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन W, यही होगा। अब इनिशियल हमारे पास क्या मिलेगी, इनिशियल हमारे पास मिलेगी के ई रोटेशनल इनिशियल, ये होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा 1 हमारा कितना होगा 2 पाई न्यू कितना दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 10 रोटेशन पर सेकंड दिया हुआ है, तो 2 पाई इंटू में 10, ये बन गया हमारा ओमेगा रेडियन, यूनिट क्या बन जाएगी रेडियन पर सेकंड। ओमेगा 2 हमें कितना चाहिए है, फ्रीक्वेंसी को कितना कर दिया है 20 रेवोल्यूशन कर दिया है, तो रेडियन पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, यहां से आप किसकी वैल्यू निकाल लीजिए, यहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे, किसकी निकाल लेंगे भाई, इसकी के ई फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये कितना आ जाएगा W हमारे पास 1/2 आई कॉमन आ जाएगा, दिस माइनस के ई रोटेशनल फाइनल करोगे तो 1/2 आई ओमेगा 2 स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस करोगे तो डिफरेंस हमारे पास कितना आएगा 1/2 ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। यहाँ से ओमेगा 2 स्क्वायर और ओमेगा 1 स्क्वायर कर लीजिए और आंसर फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है,
तो ओमेगा सॉरी वर्क डन है, ये ओमेगा नहीं है, ये डब्ल्यू, ये डब्ल्यू है, ये आ गया 1/2 आई ओमेगा 2 कितना हो जाएगा 40 पाई, तो 40 का स्क्वायर करोगे तो 1600 पाई स्क्वायर माइनस 20 पाई कितना आ जाएगा 400 पाई स्क्वायर, ठीक है। और जूल्स में आएगा बर्तन, इसको सॉल्व कर लेंगे, आई की वैल्यू निकाल लेंगे। डिस्क के लिए उसकी एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन है वो कितना होता है mr² होता है, डिस्क के लिए कितना होता है mr² होता है। आई की वैल्यू क्या होगी आपकी mr², ठीक है। तो यहाँ से मास रखेंगे और r की वैल्यू आपको दी हुई है 0.1 दिया हुआ है और फाइंड आउट कर लेंगे इसको, ठीक है। सॉल्यूशन इसका आ जाएगा, इस क्वेश्चन का सीधा आंसर आ जाएगा। आंसर मैं बता दे रही हूँ, आंसर इसका आएगा भाई 29.6 जूल इसका आंसर आएगा। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, आई की वैल्यू देख लेंगे डिस्क के लिए, उसके एक्सिस के अबाउट क्या होगी, ठीक है, और सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है ना। एक बात और में mr² नहीं होगा, आई कितना होगा हाफ mr² डिस्क के लिए, उसकी एक्सिस पे, ठीक है, ये बात याद रखिए और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना।